भाइयों, चुनाव का समय, हर दल के लोग आपके बीच में होंगे, वोट की अपील करेंगे और अपने अपने पक्ष में वोट डालने की बात भी करेंगे। मैं भी इसी कड़ी में एक निवेदन करने के लिए आया हूं। हम लोग ये निवेदन कर रहे हैं कि 60 साल तक एक मुश्त इस देश में एक ऐसी हुकूमत रही जिसने इस देश को ऊंचाइयों पर लेकर जाने का सपना तो दिखाया, मगर उस सपने को भ्रष्टाचार की आंधी में लपेट के हम सब लोगों को बर्बाद करने का काम कर दिया। यहाँ गरीब से गरीब आदमी से अगर कोई पूछे कि आपने कांग्रेस को 60 साल वोट दे तो कांग्रेस ने आपसे क्या वायदा किया था? कांग्रेस हर बार यही कह के चुनाव लड़ती थी कि कांग्रेस लाओ और गरीबी हटाओ। इसके अलावा कभी कांग्रेस ने इस देश की जनता के सामने कोई दूसरा मुद्दा रखा भी नहीं। मुद्दे रखते कहां से? उनका काम इसी में चल जाता था। इसलिए गरीब के नाम पे वोट मांग के सत्ता हथियाने वाले लोगों ने इस देश के गरीब आदमी के लिए एक भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको वो लोग उपलब्धि के नाम पर इस देश की जनता के सामने रख सके। भाइयों, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है कि गरीब के नाम पे वोट लेना और गरीब के लिए कुछ भी नहीं करना। उस गरीब आदमी की हाय, उस गरीब आदमी का जो संताप उनके ऊपर पड़ा है, उसी का नतीजा है कि अब तक तो ये लोग किसी तरह से गठबंधन करके प्रतिपक्ष के नेता बन गए थे, मगर इस बार इस नई लोकसभा में इनका सुपड़ा साफ हिंदुस्तान की जनता करने वाली है। और वो इसलिए करेगी क्योंकि गरीब आदमी हिसाब मांग रहा है। ये देश में ऐसा नैरेटिव सेट कर देते हैं, कहते हैं कि भाई ये बीजेपी वाले किसान विरोधी, ये बीजेपी वाले गरीब के विरोधी हैं। और ताज्जुब की बात ये है, जब हमारी कहीं पर सरकार नहीं थी, हम कुछ थे ही नहीं, तब से पहले ही गांव-गांव में ये लोग ये धारणा बना के तैयार करके बैठे थे कि कांग्रेस वाले, कि भाई ये जो बीजेपी वाले हैं ये तो सिर्फ वाणी और पंजाबियों की पार्टी है, ये गरीबा का इसमें कोई मतलब नहीं, किसानों का इसमें कोई मतलब नहीं। मगर मैं एक बात आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग बताएं कि आपने गरीब आदमी के लिए कौन सी एक ऐसी योजना बनाई जिसके कारण गरीब के घर में दीवा जला हो, कोई दीपक जला हो? भाइयों, एक योजना नहीं बना पाए। हम लोगों को पहले ही डिक्लेयर करके बैठे हैं कि हम तो गरीब के विरोधी हैं। एक बात बताइए कि भाई हमने गरीब के विरोध में कौन सा काम किया और तुमने गरीब के हक में कौन सा काम किया? अरे हम लोग तो एक ऐसे आदमी के साथ मिल के काम कर रहे हैं जिस आदमी ने गरीबी में जीवन दिया, गरीब माँ के पेट से पैदा हुआ और गरीबों के बीच में रह के आज वो हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए 24 घंटे काम करता है। उस आदमी से पूछो कि गरीब आदमी की हालात क्या होती है। अगर गरीब आदमी बीमार हो जाए तो आप कल्पना करके देखो कि भाई ये आदमी करेगा कि इलाज करवाना हो, रुपये लग जाए तो या तो बेचारा अंगूठा लगा के आओगा या अपना घर गिरवी रखेगा। 60 साल में कांग्रेस के लोग इस बात से इनको निजात दिला पाए, इस दर्द को समझ पाए। ये बड़े बेदर्दी लोग हैं, इन्होंने कभी गरीब का दर्द समझा नहीं। और जब एक गरीब माँ का बेटा हिंदुस्तान की गद्दी पे बैठता है, बैठते ही पहला आदेश जारी करता है कि अब से किसी गरीब आदमी को अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाना, हाथ नहीं फैलाना। अरे 5 लाख रुपए तक का मोदी कार्ड आयुष्मान भारत का डाल के जेब में कह दिया कि कहीं भी जाओ जाके अपना इलाज कराओ। अब मोदी का गारंटी कार्ड ये थारी जेब में। बताओ हिंदुस्तान में कौन ऐसा गरीब आदमी जिसके लिए मोदी जी ने
इतनी अच्छी व्यवस्था करके ना दियो। हमें कहते हैं कि भाई ये तो गरीब विरोधी है। इन गरीब आदमियों के लिए कांग्रेस की हुकूमत वालों से पूछ लो कि भाई ये अमीर आदमी के लिए भी कोई काम कराओ। अरे गैस, ये गैस के लिए अमीर आदमी टक्कर बजाता था। गांव देहात के लोगों को तो ये लोग, उनको तो कुछ समझते ही नहीं थे। 50 साल में अमीर आदमी को भी गैस का सिलेंडर नहीं दे पाए। अगर मैं थारे तो ये कहूँ कि आईडी स्वामी जी तो पहले थारे किसी के घर में भी गैस का चूल्हा नहीं था, वो तो बता दो। कोई एक आध आदमी होगा इक्का दुक्का जो किसी कांग्रेस के सांसद की चमची मार के कोई वो कूपन मिला करता कूपन ले आया होगा। अदरवाइज तो गांव की बहन बेटियों पे तो ये अधिकार ही नहीं था कि भाई वो गांव में रसोई गैस का चूल्हा जला के उसके ऊपर रोटी पका ले। ये तो बहुत दुबैत करने वाले लोग थे। इन्होंने कभी भी गांव और देहात को और शहर को 2 भागों में बांट कर रखा। बंटवारा करके राजनीति करने वाले इन पापियों ने इतने पाप किए हैं कि उनका घड़ा भर गया। और पाप करने की सीमा यहीं तक नहीं रही। इन लोगों ने तो गरीबों के साथ ऐसा भद्दा मजाक किया, ऐसा भद्दा मजाक किया कि गरीब आदमी बेचारा खड़ा खड़ा देखता रहा। ये कांग्रेस के लोगों ने एक बार 21,000 रुपये डिक्लेयर कर दिए कि मेरी बहन बेटी की अगर शादी होगी तो वो उसमें से कुछ ना कुछ कन्यादान उसको मिलेगा, मगर दिया किसी को नहीं। और दलाल बिठा दिए ऑफिसों के बाहर कि जो भी कोई गरीब आदमी ये अप्लाई करने के लिए आ जाए तो भाई एक काम करना, 11,000 रुपये दलाल को दे दो और 10,000 रुपये उनकी जेब में डल जा करता। और गरीब आदमी पेट मसोस के अपने 10,000 रुपये से गुजारा करना उसको अपना मुनासिब समझता था। ये तो ऐसे छोटे छोटे कामों में भी दलाली लेके अपना घर, अपनी दलाली की दुकान सजाने का काम किया कर दे। भाई अब मोदी जी आए, आंधे पहला काम एक कर दिया, इन दलालों को कह दिया कि तुम भाग लो। और भागने के लिए एक काम करा, ये जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं इनको भी और अमीर आदमी को भी और किसान को भी, इनको नेशनल बैंक में जाके अपना खाता खुलवाने की परमिशन नहीं थी। किसी का बैंक में खाता नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये लोग तो नेशनल बैंक में जाने देते नहीं थे, चौखट पे चढ़ने की मनाही की हुई थी। मोदी जी आए, अंदर पहले एक काम करा, और वो काम ये कि सब बहनों को कह दिया कि आप नेशनल बैंक में जाओ और जाके अपना खाता खुलवाओ। ये कांग्रेस के लोग चिल्लाए और कहने लगे भाई खाता कैसे खुलवाओगे, इनके पास तो पैसे नहीं है, पैसे चाहिए। योजना बना दी जनधन के नाम पे, और योजना बना के कह दिया एक चवन्नी नहीं देनी, थम बस बैंक में जाओ, बैंक का 4 खड़ा मिलेगा थारा खाता खोलन खातर। जहाँ पर इस देश में 70 साल में सिर्फ और सिर्फ 2,70,00,000 बैंक के खाते थे, आज उसी भारत में 51 करोड़ बैंक के खाते खोल के दुनिया में सबसे ज्यादा बैंकिंग प्रणाली के साथ जुड़ने वाला हमारा हिंदुस्तान बन गया। भाइयों बताओ क्या लगना था? इन्होंने पहले बैंक में खाते खोले क्यों नहीं? पता है क्यों नहीं खोले? इसलिए नहीं खोले कि इनके दलाला की दुकान बंद हो जाती। मगर मोदी जी ने आते बैंक में खाता खोल दिया। किसी की बहन बेटी की शादी हो, किसी की पेंशन आनी हो, किसी को कोई भी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा हो तो उसको कहीं धक्के नहीं खाने, उसके बैंक में सीधे खाते में पैसे डल जाते हैं। और जो ये दलाल थे, इन दलालों की दुकान पे इतना मोटा हरिसन का ताला मार के चाबी समुद्र में फेंक दे कि भाई थारा रास्ता नहीं निकलेगा यहाँ से, तुम तो गए, और उनकी दुकान बंद कर दी है। भाइयों हमने एक एक काम को चुन चुन के करा है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, मैं भी गैस सिलेंडर की बात कर रहा था, अमीर को नहीं दिया, गरीब तो भूल जाओ। और आपने हम लोगों को मौका दिया था
अटल बिहारी वाजपेयी जी को 50 साल में मौका दिया और हमने 5 साल में 5 महीने में सारे हिंदुस्तान में एक एक गली में गैस का सिलेंडर इस तरह से पड़ा मिलता था। जो करे वो गांव में सब्जी बेचने वाले आते हैं ना कि ले लो सब्जी, अब बताओ नु ले लो सिलेंडर, ये गैस एजेंसी वाले लगातार करते फिरते थे कि नहीं करते फिरते थे। और एक बात, मोदी जी तो और 10 कदम आकर चले गए और मोदी जी ने तो ऐसा काम कर दिया कि हिंदुस्तान के तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिया और निर्देश देकर ये कहा कि जाओ, कोई मेरी बहन बेटी अगर ऐसी बची है जिसके घर में रसोई गैस का कनेक्शन नहीं है, आप उसको कनेक्शन दो, उनकी संख्या ढूंढ कर लेके आओ जो चूल्हे पर रोटी बनाती हो। भाइयों, हमारे अधिकारी लगे काम पे और इस देश में 11 करोड़ ऐसी माता बहनों को लेके आए जिनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि भाई वो गैस के सिलेंडर की कॉपी बनवा ले, इतना भी पैसा नहीं था कि चूल्हा खरीद ले और गैस का सिलेंडर ले ले। भाई मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत हिंदुस्तान की तमाम बहनों को चूल्हा भी दे दिया, कॉपी भी दे दी, सिलेंडर भी दे दिया और ये भी कह दिया कि बहन माचिस की तिल्ली की जरूरत को नहीं, रेगुलेटर पकड़ ले इसके लिए जला दिए, वो भी गिला दे दिया। आज हिंदुस्तान में एक भी घर ऐसा नहीं, एक मेरी बहन बेटी ऐसी नहीं जो रसोई गैस में जो गैस का चूल्हा है या जो गैस का सिलेंडर है उसका उपयोग ना करती हो। पूरे देश के अंदर अगर यहाँ भी बैठी किसी बहन के घर में चूल्हा नहीं तो अभी जाओ सरपंच के घर पे, इसका चूल्हा उठा के ले आओ और अपने घर में जलाओ। यह अधिकार है आप लोगों का। ये बात कहने की हिम्मत कदे आज से पहले कोई कांग्रेस के नेता कभी बोल पाए, कभी सोच भी पाए? हमें कह देते। आपको एक बात बताइए कि भाई हमने तो कभी झूठ बोले नहीं, हम तो सदा एक बात कहते रहे कि भाई आप लोग हमारी सरकार बना दो, हम 3 मुद्दों के ऊपर काम करेंगे। और वो 3 मुद्दे क्या? हमने देश की जनता को पहले कहा था कि बीजेपी की सरकार बनाओ, हम धारा 370 को तोड़ेंगे। ये देश के माथे पे कलंक लगा रखा था कांग्रेस ने और देश के 18% पैसा बजट का वो इन आतंकवादियों के हाथ में दे रखा था। ये आतंकवादी पैसा हमारा खाते और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते। ये आतंकवादी पैसा हमारा खाते, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते थे। ये आतंकवादी पैसा हमारा खाते और खाके हमारे ही बहन बेटियों को घर से हाथ पकड़ के खींच के गली में माँ बाप के सामने उनका बलात्कार करते और फिर बिले ये तो है पवित्र हो गई, फिर उसका गर्दन काट के उसका हत्या कर देते थे। ऐसा पाप 370 की आड़ में यह कांग्रेस जम्मू कश्मीर में कराती रही। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। और फिर कहते हैं कि हमारी सरकार बनाओ, दोबारा धारा 370 को हम लोग लागू करेंगे। अरे लागू तब करोगे जब इस हिंदुस्तान की जनता तुम्हें नई लोकसभा की चौखट के ऊपर पैर रखने देगी, तुम्हें वहीं से बाहर करने वाले। दोस्तों, इतना बड़ा काम कह रहे कि ये मोदी जी ये धारा 370 मत तोड़ देना, इस देश में आग लग जाएगी, ये देश चल जाएगा। और अमित शाह जी को कहा मोदी जी ने कि खड़ा हो जा और तोड़ दे 370। लोकसभा में शेर खड़ा हुआ और खड़ा के ये बोला कि भाई धारा 370 खत्म, तो होगी खत्म। अरे साथ में एक बात भी बोल दी कि जो कह रहे हैं ना इस देश में आग लग जाएगी, ये देश चल जाएगा, उनको चेतावनी दे रहा हूं, पर मत मारने की कोशिश करना। जिसने भी पर मारा उसके पर काट के 10 फीट जमीन में गाड़ देंगे। कोई हिम्मत नहीं कर पाया कि कोई उसका विरोध कर पाए और इतनी आसानी से ये धारा 370 खत्म होगी। भाइयों, मुझे एक बात बताओ, ये समस्या को
पैदा करने वाले को कांग्रेस के लोग। दूसरी समस्या भी इन्होंने पैदा की। हमने कहा था हमारी सरकार बना दो, हम भगवान श्री राम का मंदिर बना के देंगे। एक बात बताओ, ये नौबत क्यों आई? अरे जब इस देश में धर्म के नाम पर बंटवारा हो गया, मुसलमान पाकिस्तान में चले गए, हिंदू हिंदुस्तान में रह गए, तो फिर समस्या कहाँ पे थी? क्यों नहीं आपने पहले दिन इन करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का मंदिर, उनके आराध्य देव का मंदिर पूजा पाठ करने के लिए खोल के रखा? क्यों आपने आजादी के तुरंत बाद भगवान श्री राम के जो संतानें हैं उनको पूजा पाठ करने के लिए उनका अधिकार नहीं दिया? कोई समस्या नहीं बची थी? फिर भी समस्या पैदा करके रखी, और इसलिए पैदा करके रखी कि इनको वोट मिलते रहे। भाइयों, हमने कहा कि मंदिर खोल दो, बोले भाई हमारे पे तो कानून बने नहीं, ये अंग्रेजों के टाइम के कानून है, कोर्ट में मुकदमा है, कोर्ट में जाओ और अपनी लड़ाई लड़ो। हमारा समाज कोर्ट में लड़ाई लड़ता रहा। हमारे समाज के लोगों को गुस्सा आया, और गुस्सा जब आया जब ये बोले कि राम काल्पनिक है, राम तो पैदा नहीं हुआ, तो हिंदुस्तान की तरुणाई वो चढ़ गई अयोध्या में, और अयोध्या में जाके उसी कलंक पे जो बाबर के नाम से कांग्रेसियों ने मशहूर कर रखा था, बाबर के उस कलंक के ढांचे के ऊपर चढ़ के मार मारे थोड़ा खिड़ा के घेर दिया, और उनपे कहा कि भाई चाहे हमारा मंदिर बने ना बने, एक कलंक जो कांग्रेस के कारण लगा था वो भी धो दिया। और टेंट में इतने दिनों तक हमारे भगवान राम को रहने पर इस कांग्रेस ने मजबूर किया। आपने वोट दी, हमारी सरकार बनी, और बनते ही भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण करके आज करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए दरवाजा खुल गया कि जाओ और अपने आराध्य देव के दर्शन करके भारत को समृद्ध भारत बनाने का और समृद्ध परिवार बनाने का यह आशीर्वाद लो। करोड़ों करोड़ों लोग हर रोज जा रहे। और तीसरी समस्या एक और जो बहुत जरूरी वह थी कि भाई समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। अब यह समस्या भी हमने पैदा करी क्या? यह भी कांग्रेसियों ने पैदा करी। दो तरह के कानून बना दिए। अरे जब जिस देश में धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ और फिर दो दो तरह के कानून बना दे। एक कानून, एक उदाहरण देकर समझाऊंगा। भाइयों, इंदिरा गांधी जी ने कह दिया कि भाई हिंदुस्तान की जनसंख्या बड़ी बढ़ रही है, इसलिए कानून लेकर आओगे। और कानून लेने से पहले हमारे बूढ़े और बूढ़ियों के साथ क्या किया वो आपको पता ही है। नसबंदी के लिए छोड़ दिए गांव गांव में, और हमारा बूढ़ा भी 60 साल का अरड़ के खेत में को नू भाग्या जाओ करता, जन पीटी उस प्लेट उस पर चक्कर काट रही हो स्टेडियम के अंदर, इतनी स्पीड से भाग रहा था। अगवाई नसबंदी वाले आगे। भाइयों, हमारे खातिर ऐसे ऐसे कानून बना दिए और ये कह दिया बिना बात करे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना समाज से बात करे कि भाई हम दो हमारे दो। हमने चुपचाप स्वीकार कर लिया। इसलिए कर लिया कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करना ही चाहिए, मगर उसका तरीका गलत। मगर ये फांसी मारे क्यों दी? दूसरे लोग जब वो थोड़ा सा विरोध करने के लिए खड़े हुए, बोले जी आप तो अपनी राय बता दो, हमने क्या करना है। मारे लोग का लठ देवे, उनसे राय पूछे। वह कहने लगे कि भाई हम तो अपने पर्सनल लॉ बोर्ड में जाओगे, हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगा कि हम लोग इस कानून को मानने के ना मानने। उनके पर्सनल लॉ बोर्ड ने आदेश सुना दिया। हम 5, हमारे 25 वो लेके आ गए इस कानून को। और कांग्रेस ने यहाँ भी हमारे साथ दुबायत की और उस कानून को उठाकर लागू कर दिया। असमानता बढ़ गई, जनसंख्या का अनुपात उलटफेर हो गया, और हमने बहुत सारी जगह इसी कारण बहुत दंगों का सामना करना पड़ा, बहुत आपसी धार्मिक झगड़ों का सामना करना पड़ा।
ये जो है संतुलन बना, ये इसी के कारण हुआ। और इतना ही नहीं, इस कानून की बहुत ज्यादा जरूरत थी। हम पहले दिन से कह रहे हमारी सरकार बनाओ, हम लोग ये समान नागरिक संहिता के कानून को लागू करेंगे। आज मुझे बड़ा हर्ष है कि हमारा यूं भी काम बनकर बिल्कुल तैयार धरा। समझ लो कि भाई 4 जून के बाद कभी भी हिंदुस्तान की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इसमें ऊपर भी ठप्पा मार के कह देगी होगा यूं भी काम, वो भी काम हमारा बचने वाला नहीं है। लगभग पूर्ण रूप से तैयार हुआ पड़ा। भाइयों आप बताओ, ये इन तीनों चीजों की जड़ कांग्रेस समस्या की, और तीनों पर नू कह रही है कि भाई हमारी सरकार बना दो। ये जो काम करे ना मोदी जी ने, इन सारे कामों ने उलट देंगे, इन सारे कामों को पलट देंगे। अरे तुम क्या पलटोगे? 2024 में हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता तुम्हें ऐसा पलटा मारेगी कि तुम्हें इटली वाली नानी याद आओगी। भाइयों वो कह रहे हैं कि भाई महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। कोरोना में सारी दुनिया में महंगाई बढ़ रही, इतनी महंगाई बढ़ रही कि भारत में कहीं उसके हिसाब से थोड़ी भी महंगाई नहीं बढ़ी है। मगर बोलना है चुनाव में, मुद्दे हैं ना भी हो तो पैदा करने में यह कांग्रेसी बहुत माहिर है। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हो कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गई, मगर हम कह रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से हमारे यहाँ महंगाई बहुत कम है। मानते नहीं, मगर मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जी, हम देश की जनता है, आप कह रहे हो महंगाई सबसे ज्यादा है। आप अपने मम्मा के गांव में गए थे इटली में, और आपने एक दुकान पे बैठ के रोटी खाई थी, चाय भी पी थी, सुना समोसा भी खाया था। अरे जो कोई उसका बिल दिखा दे इस हिंदुस्तान की जनता ने कि कितने का है, वो पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान में रोटी की जो थाली है वो कितने रुपए की है, और इटली में तेरे मामा को कितने की मिला है। आप शब्द में 1 मिनट में समझ में आ जाएगा महंगाई कहाँ बढ़ी और कहाँ नहीं बढ़ी। दोस्तों इतना ही नहीं है, हम लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगा देते हैं कि भाई ये लोग तो किसान विरोधी लोग हैं। देखो कितने गजब की बात कहते हैं। और हमारे वाले लोगों ने भी हमारे ठाई डंडे पेल दिए, हमारे कपड़े भी पाड़ दिए बिना सोचे समझे। नु बोले बिला किसान विरोधी है। भाई मेरे को एक बात बता दो कि भाई 1997 से पहले एक किसान का नाम बोल दो, अरे बैठा दूसरा खेती करा है कि भाई मेरा बैंक में खाता था, नेशनल बैंक में, लैंड मॉर्गेज बैंक तक, कोऑपरेटिव बैंक तक लटक के मर जा कर दे, 7 किला की फरत दिया कर दे, तब जाके एक ऐसे ट्रैक्टर लेकर आया कर दे। है हमारी सरकार जिसको ये लोग किसान विरोधी घोषित कर रहे, इन्हीं किसान विरोधी लोगों ने हिंदुस्तान के किसान की किस्मत को खोला। पहली बार हम लोगों ने नेशनल बैंकों को कहा कि हिंदुस्तान के किसान का बैंक में खाता खोलो, खाता खुल गया। फिर हमने कहा कि भाई मैं अगर एक व्यापारी हूं और 500 गज के प्लाट में एक फैक्ट्री लगा लो तो ये बैंक वाले मैंने लोन दे दे 10 लाख का, 20 लाख का, और मैं अगर किसान हूं और मेरे 10-12 किले हैं और मैं कहूं कि तुमने लोन दे दे तो मेरा तेरा तो खाता ही नहीं खुलता। लोन लेने की बात तो अलग है। इतने बड़े अंतर किसान में व्यापारी के अंदर भी इस कांग्रेस के लोगों ने खड़ी करी हुई थी। ये खाई भी अगर किसी ने भरी, ये भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरी। भाइयों हमने बैंकों को आदेश दे दिया, नीति बना दी कि किसान एक किले पे 40,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक आप उसको दो और 4% ब्याज दर पे दो, हर एक किसान को दो। और किसान क्रेडिट कार्ड बना के 1996-97 शुरू कर दिया था।
99 में जोर पकड़वा दिया और 2004 आते आते इस देश का कोई एक किसान नहीं बचा जिसको हमने केसीसी के जरिए लाभ ना दिया हो। मुझे एक बात बताओ कि हिंदुस्तान में हम लोगों को किसान विरोधी बताते हैं, जो किसान हितैषी लोग थे, कोई एक योजना बताए कि हमने ऐसी एक योजना बनाई थी जिससे इस देश का किसान समृद्धि की ओर आगे बढ़ाओ, खुशहाली की ओर आगे बढ़ाओ। एक भी काम नहीं करे। और जिन्होंने करा, जिन्होंने किसान के लिए रास्ता खोला, उनको ये बदमाश कहने लगे कि भाई ये तो किसान विरोधी है। हम लोगों ने सारी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही, कोरोना आ गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत पहले एक सपना इस हिंदुस्तान के किसान के सामने रखा था। उन्होंने कहा था कि कुछ भी करेंगे हम हिंदुस्तान के किसान की आय को दुगना करेंगे और किसान की आय दुगना 2022 तक करेंगे। सारे संकटों के बावजूद फिर भी इतनी आर्थिक तंगी को झेलते हुए भी हमने हिंदुस्तान के किसान की आय को दुगना किया। अब कई लोग बोल देंगे भाई कड़ा कर दिए, बताओ ये तो 2000 रुपये क्यों था, 4000 कद करोगे। बड़े सियाने लोग हैं, यहीं से लोगों को आगे करके हमारे भोले भाले किसान को बकाने का काम में लगा दे। अरे भाई हमारी सरकार कद बनी 13-14 में बनी। 13-14 में गेहूं का दाम के, जीरी का दाम के, बाजरे का दाम के, ग्वार का दाम के, ज्वार का दाम के, अरड़ का दाम के, मूंग का बताओ, उड़द का बताओ, सूरजमुखी का बताओ, रागी का बताओ, ज्वार बाजरे का बताओ, सरसों का बताओ, कपास का बताओ। अरे कांग्रेसियों हम तो इतनी फसलों का नाम में बता दो, ये कह रहा हूं मैं। और हमने उनका दाम कितना था ये बता दो। 2013-14 में इन फसलों के दाम पे गूगल निकाल लो, आपके हाथ में मोबाइल फोन है। कदे नू कह दो कि भाई हमारा छोरा महिपाल डांडा आया और झूठ बोल कर चला गया, ई पे अपना फोन निकाल लो गूगल पे और निकाल के इनका रेट देख लो। और आज जब हम लोग 23-24 में खड़े हैं तब का रेट देख लो। अगर दुगने ना हो राजनीति छोड़ देंगे, को बोलेगा कांग्रेस का आदमी। और इतना ही नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं क्या आप यहाँ किसान बैठे, हम किसान विरोधी घोषित कर दिए। जब वो किसान हितैषी लोग थे तब हमने तोड़िया बोना क्यों बंद करा, सरसों बोनी क्यों बंद करी थी, क्यों बाजरा बोना बंद करा, क्यों बोनी बंद करी, क्यों सूरजमुखी बोनी बंद करी। हमने थोड़ी नहीं बोनी बंद करी, हम तो किसान विरोधी थे। आपने क्यों बंद कर दी? इसलिए बंद की कि ना मार्केट में भाव दिया, ना व्यापारी दिया और ना मार्केट दी। किसानों ने बोना बंद कर दिया, हम मोटी खेती की तरफ चले गए। मेरी याद तक मैंने भी +2 तक जब मैं पढ़ रहा था, आरड़ा हमने भी काटी है, सूरजमुखी बाड़ी हम भी बोया कर दे, हमने बोनी बंद कर दी क्योंकि मार्केटें नहीं थी। किसान हितैषी लोगों के टाइम में 36 तरह की फसल उगाने वाला मेरा किसान वो 2 फसलों पे आके खड़ा हो गया। ये मारा किसने? ये मारा कांग्रेस की नीतियों ने। आज हमारी सरकार, आप बताइए आपका सरसों खरीद रहे कि नहीं, आपकी कपास खरीदी जा रही कि नहीं, आपका बाजरा खरीदा जा रहा है कि नहीं, कोई फसल नहीं। और हरियाणा तो इस देश का ऐसा प्रदेश बन गया जिसमें 14 फसलें हम लोग MSP पे खरीदते हैं। भाइयों, इस तरह की सरकार को ये लोग कह रहे कि ये तो किसान विरोधी सरकार है। मैं एक बात कह के अपनी बात आपके सामने समाप्त करने की ओर लेके जाऊंगा। मैंने 2 मुद्दों पे विशेष तौर पे बोला। एक तो किसी भी कांग्रेसी से पूछ लो भाई हमने गरीब खातर एक क्यों काम करे, और एक है इस देश के किसान के लिए आपने एक ये काम किया और वो सही में लागू हो गया क्या? जैसे मैंने एक एक करके बताया कि नीचे तक सबको लाभ मिला एक एक योजना का, हमने कदे सपने में भी सोचा क्या? उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा और हमने उसको जमीन पे उतार के पूरा कर दिया। अभी हम लोग आपके बीच में फिर खड़े हैं 2024 के लिए, आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं और हम आपको कह रहे हैं कि जैसे हमने हिंदुस्तान के किसान को कहा था
कि 2022 तक आय दुगनी करेंगे। समय सीमा पे हमने दुगना किया। अभी हमने हिंदुस्तान की जनता से सुझाव मांगे और सुझाव मांग के हमने कहा है कि हम लोग इस देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहते हैं। आप सुझाव दो। लोगों के सुझाव आए और सुझाव आने के बाद हिंदुस्तान की जनता को कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की दलदल में से निकाल के हम इस देश को पटड़ी पे ले आए और पटड़ी पे रेल बिल्कुल तैयार खड़ी है भारत की। बस थोड़ी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। हम लोग सबसे आगे मिलेंगे। भाई हमने संकल्प लिया है कि हम लोग जब अपनी आजादी का 100वां साल बना रहे होंगे, यानी 2047 तक भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। यह हमारा सपना है। यह 140 करोड़ लोगों का संकल्प है। हमने इस संकल्प को पूरा करने के लिए जो ये गाड़ी आपकी तैयार खड़ी है, इसमें ब्रेक कर नहीं लगने देना। ये 100 की स्पीड से दौड़े और सारी दुनिया को पीछे छोड़ती हुई भारत को विश्व गुरु बनाने के अपने सपने को हम लोग पूरा करें। इसलिए भाई इन कांग्रेसिया की बात में मत उलझ जाना। यह बहुत बदमाश है, जादूगर है और इसे जादूगर है बैठ के ना बोलेंगे कि भाई हमारे भी कार्यकर्ता ने बुकाले पट्टे नू कहते हैं जब यहाँ योजना गिनाओ ना ऐसे ऐसे तो नू कहते हैं भाई तेरा क्या कर दिया। और बस जैसे ही हमारे कार्यकर्ता को बोला नहीं तेरा क्या कर दिया, महाराणा के बल्लभ फूज हो जाए। अरे भाई ये चोर है, मारा ही तो रहा है। ये समाज बांटने का काम, ऐसे गंदे काम यही लोग करते थे। अरे हमारा सब कुछ हमारा है, हमारे लिए हो रहा है। इसीलिए तो हम अपनी विचारधारा के साथ खड़े होकर कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। कांग्रेस के लोग, ये चौटाला के लोग सपने में भी ये शब्द तक भी याद नहीं कर सकते, ये इसका लागू कैसे कर सकते हैं। इसलिए देश का एक एक कण कण मेरा है, एक एक इंसान, एक एक योजना मेरी है। जिसको भी लाभ मिलेगा वो मेरा लाभ है। सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना, इस विश्वास और विचारधारा के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। आइए इनकी गंदी ओछी राजनीति के पार इस देश को एक ऐसी राष्ट्रीय सोच और ऐसी दबंग सोच, एक ऐसी धाकड़ सोच जिसके दम के सामने दुनिया का कोई देश आंख उठाकर देखने की हिमाकत ना करे। अरे तुम जाते थे दुनिया भर में, कोई तुम्हें सूंघता नहीं था। एक वाक्य याद आ गया मेरे को। एक बार राजीव गांधी जी गए थे चाइना में। जब वो चाइना में गया तो स्वाभाविक बात है सारे देश के नेता खड़े थे। जब वो नेता खड़े तो चाइना का राष्ट्रपति हाथ मिलाता मिलाता सबको चला गया। और जब हाथ मिलाता चला गया तो उसका भी नंबर पड़ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया टक टक फोटो खींच दिए। 1 महीने तक हिंदुस्तान की जनता इन कांग्रेसियों ने लट चढ़ा कर रखा, सोने नहीं दिए। जगह जगह रैली कर रहे, अखबार में, टीवी में दिखा रहे। पता के बिला ये हाथ मिला चाइना के राष्ट्रपति से, ये हाथ मिला चाइना के राष्ट्रपति से। बताते हैं 3 दिन राजीव गांधी ना हाथ भी नहीं धोए, मरा बटान सूचा रहा। अरे कब हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद लेके जब ये शहर दुनिया के किसी धरती पे उतरता है, रेड कारपेट बिछता है, बड़े से बड़ा नेता स्वागत के लिए आता है, वो हाथ मिला के खुशते है, अगला हाथ मिला के सेल्फी खिंचवाने के लिए इतना ललायित रहता है कि उसका कोई ठिकाना नहीं। और हमारा शहर हाथ भी मिलाता है, आंख में आंख भी मिलाता है, गले भी लगाता है और पीठ भी थपथपा के आता है। अपनी पीठ कोई नहीं थपथपा पाया, हमारे वाला जाके सबकी पीठ थपथपा के आता है। यानी भारत
सबकी पीठ थपथपा के आता है। आज ऐसे भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना, इसलिए इनके जितने भी वादे सारे झूठे होते हैं। 60-65 साल बरत के देख लिए भाइयों, अब तो 20-30 साल आप लोग एक मुश्त कमल के फूल की तरफ आप अपना संकल्प बांध के रखो और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देके इस देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाओ। भाइयों, कई बार ये लोग कहते हैं भारत में क्या भाई जब कांग्रेस का राज आवे तब भी विकास नहीं होता, ये चुटाले वाले दूसरे आवे तब भी विकास नहीं होता, ये बीजेपी वाला आवे मरे बटे पता नहीं क्यों कर काम अपने आप होने लग जाए। हमने कहा भाई काम होता किस चीज से, विकास होता किस चीज से? विकास होता है पैसे से। और ये पैसा आता कहां से? पैसा आएगा जब आप लोग लक्ष्मी मैया का आह्वान करोगे, लक्ष्मी माँ को बुलाओगे, तो माँ को लेकर किस चीज पाओगे? आपने कभी सुना लक्ष्मी कभी हाथ पे बैठ के आई हो? आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी मायावती के हाथी पे बैठ के आई हो? आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी मुलायम सिंह का साइकिल चला के आई हो? आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी झाड़ू लगा के आई हो? मित्रों, लक्ष्मी सदा कमल पर बैठ कर आती है। आपने कमल खिलाया, बताओ हिंदुस्तान में तरक्की, उन्नति, प्रगति, खुशहाली आ रही कि नहीं आ रही? दोस्तों, इसलिए चोर बदमाशों की बहकाई में ना आके यहाँ हमारे यहाँ से भी आदरणीय मनोहर लाल खट्टर साहब जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे, वो आपके बीच में हमारे करनाल के प्रत्याशी है। कोई आदमी उंगली उठा पावे? कोई विपक्ष का नेता आपने आज तक भाषण देता पाया कि भाई मनोहर लाल जी ने चोरी करी है, बेईमानी करी है? एक भी विपक्ष का नेता नहीं बोल सकता। ऐसे ईमानदार आदमी को मोदी जी ने यहाँ से आज आपके बीच में भेजा है। भाइयों, पिछली बार यहाँ पे कह रहे थे राम कुमार जी के दूसरे नंबर पे भेजा था संजय जी को। भाई, बड़ा आदमी बड़ी जगह जान लग रहा और बड़े ही कोई जिम्मेवारी संभालेगा और बड़ी जिम्मेवारी संभाल के अपने एरिया का, अपने हरियाणा का विकास, उसके भी बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। ईमानदार आदमी, काम करने का तरीका, योजना नीचे तक कैसे लागू हो, इसका ज्ञान, इनकी प्रतिभा का सारे देश को जहाँ लाभ मिलेगा, वहाँ करनाल को भी नए डेवलपमेंट के रास्ते खुलेंगे। इसलिए भाइयों, इतने ईमानदार आदमी को हम लोग सही मायने में दूसरे नंबर पे नहीं, हिंदुस्तान में पहले नंबर की बड़ी जीत दिला के बड़ी पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। आप सबके बीच में मुझे आने का अवसर मिला, उसके लिए मैं भाई जोनी का, इनकी पूरी टीम का, हमारी पार्टी के सभी अध्यक्षों का बहुत बहुत अभिनंदन, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और भाई, ये सरपंच मेरे तक कह रहे थे मेरे बनने तो पहले भी कि भाई साहब सरपंच वाली फीलिंग को नहीं आ रही। 4 तारीख के बाद फीलिंग के डब्बे भर के बेचूंगा, जितनी लेनी ले लियो। मैं ऐसा उस आदमी नहीं भाई, यारों के यार हैं, जड़ा खड़े जो कह दिया पक्का करेंगे। मैं कहीं सारे बदलू की बात तो नहीं कर रहा, मगर जो तारी सरपंची ढीली हो रही थी ना, इस सरपंची ने मुझे स्क्रू ला रखा, पेचकस गला ऐसा टाइट कर दूंगा कि तारी बल्ले बल्ले रहेगी। जम के काम कराओ, विकास कराओ। उसके लिए हम सब लोग ये सेवा करने का अवसर मिला हम लोगों को। जनता जनार्दन, चाहे छोटा चुनाव चाहे बड़ा चुनाव, हम लोग लोकतंत्र में जीत के उसको तभी इस पदों पे जाते हैं। आप लोगों को भी अवसर दिया है गांव की जनता ने, भाई जमकर सेवा करना। अभी तो मॉडल ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है जो आचार संहिता है, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, ना हम कुछ बोल सकते, ना कोई घोषणा कर सकते, मगर थारे तो फीलिंग तो देश के है। थारा भाई 24 घंटे खड़ा है, जब मर्जी आ दियो। अरे ये जो कह दिया करे नेता, अब 24 घंटे खड़ा,
और बोले फिर और दरवाजा बंद करके बैठ जाए। ये बंद करने वाला छोरा नहीं है। कहती नुए खराटे मार का आइयो, कोई प्रॉब्लम नहीं। भैया के मान सम्मान की गारंटी के साथ साथ आपके डेवलपमेंट के जो काम है उनको करने के लिए भी हमारी सरकार वचनबद्ध है। उसमें भी आपको कोई कमी नहीं आएगी। आप सब ने मुझे यहाँ आकर आप सब महानुभाव के दर्शन करने का मौका दिया, मेरी बात को सुना, उसके लिए मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सबके चरणों में प्रणाम करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोले भारत माता की।